जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीए का मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है डीडीयू पे। तो उससे संबंधित मैं इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों, और पूरा संभावना है मिड टर्म के एग्ज़ाम में आने का। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो कौटिल्य के आर्थिक विचार हैं उनका वर्णन करेंगे, क्या क्या उनके विचार थे जो अर्थशास्त्र के बारे में थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों कि जो कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो क्या थी। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की परिभाषा है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भारतीय आर्थिक विचारों में कौटिल्य का स्थान सबसे पहले लिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि जो कौटिल्य हैं उनका जो स्थान है वह भारतीय आर्थिक विचारों में सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इनको माना जाता है। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। जो इनका दूसरा नाम है दोस्तों, विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, इतिहास में इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक दोस्तों ये भी बात है कि इनको चंडक, जैसे इनके पिता का नाम चंडक था इसीलिए इनका भी नाम चाणक्य पड़ा। तो वही इन्हें मतलब इतिहास में इन्हें चाणक्य के रूप में नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, इनका परिभाषा जो था वो था दोस्तों, मनुष्य के आजीविका और मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जा रही भूमि दोनों का ही अर्थ के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अर्थात जो आजीविका में जो मनुष्य के उपयोग होता है और जो भूमि होती है दोनों का ही अर्थ के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी भूमि को ग्रहण करने एवं सुरक्षा से जुड़े साधनों की विवेचना करने वाले शास्त्र, अर्थात ऐसी जो भूमि है जिसे ग्रहण करने एवं सुरक्षा से जुड़ी होती है उन साधनों की जो विवेचना है वही हमारा क्या है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये बात कौटिल्य जी ने बताया है अर्थशास्त्र की परिभाषा के रूप में। आगे हम देखेंगे दोस्तों परिभाषा का क्या जो अर्थ निकला है। तो इनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि दोस्तों अर्थशास्त्र का मूल आधार भूमि है। अर्थात इनकी परिभाषा से यह स्पष्ट हुआ है कि जो अर्थशास्त्र का मूल है अर्थात जड़ जो है वह भूमि है। ठीक है दोस्तों, इसका कारण शायद यही है कि उस समय कृषि कार्य की आजीविका का प्रमुख आधार था। क्योंकि पहले के समय में जो कृषि थी वह क्या थी, सबसे प्रमुख आजीविका का आधार था। इसलिए इनका मतलब जो अर्थशास्त्र का मूल आधार है वह भूमि है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि इसलिए कौटिल्य ने कृषि कार्य का साधन अर्थात कृषि का अर्थशास्त्र का प्रमुख भाग माना। और यही कारण है कि जो कौटिल्य है वो भूमि को कृषि का अर्थशास्त्र का प्रमुख भाग माना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे दोस्तों कि आर्थिक नियमों एवं उनके प्रतिपादन हेतु कौटिल्य ने अपने समय में जिन तर्कों सिद्धांतों का उल्लेख किया है उन्हें अधिकतर सिद्धांत आज के आधुनिक युग में ही उतने ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसमें यह कह रहा है दोस्तों कि जो आर्थिक नियमों एवं उनके प्रतिपादन हेतु कौटिल्य ने अपने समय में दिए थे, अर्थात जो कौटिल्य ने अपने समय में सिद्धांत और तर्क और उल्लेख जो भी दिए थे वो आज के आधुनिक युग में उतने ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, अर्थात उतने ही उपयोग में वह सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि जो अपने समय में वो तर्क और सिद्धांत देकर चले गए, आज वो सारे तर्क और सिद्धांत सिद्ध हो रहे हैं अर्थात सच हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे दोस्तों, तो आगे यह इन्होंने कहा है कि कौटिल्य ने धर्म अर्थ काम तीनों को ही पुरुषों को एक सा महत्व देते हुए समान माना है। अर्थात जो कौटिल्य है वो धर्म अर्थ एवं काम तीनों को पुरुषार्थों को एक सा महत्व देते हुए समान माना है। कौटिल्य के अनुसार जो व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार जो भी व्यक्ति इन तीनों को असंतुलन पैदा करता है तो समझो कि वह अपने दुखी रखने का कारण स्वयं बनता है। अर्थात वो कहे हैं कि जो धर्म अर्थ एवं काम है, ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही पुरुषार्थों का एक सा महत्व देते हैं। ठीक है, एक पुरुष के अर्थ का महत्व देते हैं। और जो इन तीनों को, ठीक है दोस्तों, जो इन तीनों को असंतुलन पैदा करता है तो समझो वह अपने दुखी रहने का अर्थात जो अपने कष्ट में रहने का स्वयं ही कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। तो यह तो सच है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें राज व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, उसमें देखिए क्या क्या है, राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक जैसे विभिन्न विषयों को वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जो
अर्थशास्त्र द्वारा जो कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक जैसे विभिन्न विषयों को वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अर्थशास्त्र में समसामयिका। ठीक है दोस्तों, जो समसामयिक और राजनीतिक और अर्थनीति, विधि, समाज नीति, धर्म आदि पर पर्याप्त जोर दिया गया, अर्थात वह हमको लग रहा है हर एक चीज़ों पे उस ग्रंथ में जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बताया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला है दोस्तों, आगे कहा है कि इस विषय पर जितने भी ग्रंथ अभी तक लिखे गए हैं उसमें से वास्तविक जीवन का उतना ही स्वाभाविकता से वर्णन नहीं किया गया। अर्थात इस विषय पर जितने भी ग्रंथ अभी तक लिखे गए हैं, इस जो यह सारे विषय हैं, इन विषय पर जितने भी ग्रंथ अभी तक लिखे गए हैं उनमें से वास्तविक जीवन का उतना स्वाभाविकता से वर्णन नहीं किया है। ठीक है, मतलब जो जीवन का उतना स्वाभाविकता से वर्णन नहीं किया गया। आगे हम देखेंगे दोस्तों इस ग्रंथ के विचार यानी कि कौटिल्य के विचार, ठीक है, आज की अर्थव्यवस्था पर भी सटीक और विचारणीय लगते हैं। अर्थात आज का जो अर्थव्यवस्था है उस पर सटीक रूप से क्या है, विचारणीय, मतलब चिंतन के योग्य है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विवेचना। इसमें अब देखेंगे दोस्तों कि कौटिल्य के जो आर्थिक विचार हैं उसकी विवेचना को हम अब देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, जो कौटिल्य की आर्थिक विवेचनाएं हैं वह निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों वरत। क्या है दोस्तों, पहला हमारा है वरत। ठीक है दोस्तों, वरत हमारा पहला है। पहले में बताया गया दोस्तों कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में वरत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, जो कौटिल्य है वो अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र में वरत शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार एवं पशुपालन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया। ठीक है दोस्तों, इसमें यह कह रहा है कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार एवं पशुपालन, ये तीन जो है उनको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया। ठीक है, और जो वरत शब्द का प्रयोग किया जाता है वह अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में वरत शब्द का जो प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, वरत जो शब्द है उसका अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा है उनका दोस्तों करारोपण की व्यवस्था। क्या है दोस्तों, करारोपण की व्यवस्था। करारोपण की व्यवस्था क्या होता है दोस्तों, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के व्यय को सुचारू रूप से चलाने के लिए करों की व्यवस्था आवश्यक थी। मान लीजिए जो कौटिल्य का जो बता रहे हैं दोस्तों कि जो कोई राज्य है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए, करों की व्यवस्था चाहिए। तो वही करारोपण की व्यवस्था में बताया गया है कि करारोपण की कैसे कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के व्यय को सुचारू रूप से चलाने के लिए करों की व्यवस्था ठीक आवश्यक थी, जिस कारण इन्होंने बाहर से आने वाले उत्पादों पर आयात एवं चुंगी शुल्क की व्यवस्था की। ठीक है दोस्तों, देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर, पथकर, वनों का प्रयोग पर भी करों के आदेश करना आवश्यक माना गया। ठीक है दोस्तों, राज्य द्वारा निश्चित किए जाने वाले आय और व्यय की सीमा के संबंध में कौटिल्य का मानना था कि राज्य के द्वारा किए जाने वाले व्यय उसकी आय के अनुसार ही तय की जानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो राज्य के द्वारा किए जाने वाला व्यय है वो उसकी आय के अनुसार ही उसके क्या करना चाहिए, उसका आय के अनुसार ही उसका तय की जाना चाहिए। आगे कहा है दोस्तों कि श्रम कल्याण के संबंध में उनका क्या विचार था दोस्तों, तो श्रम कल्याण के संबंध में उनका ये विचार था कि कौटिल्य के मत श्रम कल्याण के विषय में सकारात्मक था। अर्थात उनका जो श्रम कल्याण के विषय में उनका जो सोच था वो सकारात्मक था। वे चाहते थे कि श्रमिकों को मजदूरी न्यूनतम, अर्थात जो श्रमिक हैं जो काम करने वाले हैं उनको मजदूरी न्यूनतम जीवन निर्वाहन सिद्धांत के अनुसार तय होना चाहिए। अर्थात उनका जो मजदूरी है वो न्यूनतम जीवन निर्वाहन, मतलब जो उनका जीवन अच्छे से पर्याप्त रूप से निर्वाहन हो सके उसके अनुसार उनका क्या होना चाहिए, श्रमिकों की मजदूरी का तय होना चाहिए। आगे कहते हैं मजदूरों का पारिश्रमिक की दरें समय, स्थान तथा उनकी दशाओं को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए और उनके दशाओं को और उनके समय को देखकर ही उसके जो मजदूरी है उसको तय करना चाहिए। तो श्रम कल्याण के संबंध में उनके ये विचार थे कौटिल्य के। आगे हम देखेंगे दोस्तों कृषि के संबंध में, तो कृषि के संबंध में क्या विचार थे उनके दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग। तो कृषि के संबंध में उनका जो विचार था दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राज्य के सभी व्यवसाय तीन भागों में बांटा गया। तो पहला था कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा वाणिज्य। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो राज्य के सभी व्यवसायों के तीन वर्ग में बांटा गया, कृषि, पशुपालन
और बड़ी चीज याद रखिएगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो कृषि है वो महत्वपूर्ण माना गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि उस समय कृषि ज़्यादा था, तो इसलिए कृषि को प्रमुख भाग माना गया, और कौटिल्य ने बताया कि जो अर्थशास्त्र का प्रमुख भाग है वह कृषि है, तो जिसमें कृषि को महत्वपूर्ण माना गया। आगे हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौटिल्य ने सुझाव दिया कि किस कृषि के विकास के लिए राजा को चाहिए कि वह बेकार भूमि पर, आगे हम देखेंगे, उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौटिल्य ने सुझाव दिया कि कृषि का विकास के लिए राजा को चाहिए कि वह बेकार भूमि पर किसानों को रहने की अनुमति दे। अर्थात जो बेकार भूमि है, जो उपजाऊ भूमि नहीं है, उस भूमि को किसानों को वहाँ पे रहने की अनुमति दे, ताकि वह वहाँ रहते हुए उस बेकार भूमि का सदुपयोग कर सके। अर्थात वह वहाँ रह करके उस भूमि का सदुपयोग करेगा। अगर वह मिट्टी मतलब ज़मीन उपजाऊ नहीं होगा तो कम से कम वहाँ किसान तो रह पाएंगे, यही बात उन्होंने कहा। और राजा उन्हें बीज तथा बैल आदि की सहायता भी दे। अर्थात राजा उन्हें बीज भी दे तथा बैल की और आदि जो साधन लगेंगे कृषि में, उनकी सहायता भी दे। और आगे कहता है दोस्तों कि राजा के द्वारा, ठीक है दोस्तों, और आगे कहता है राजा के द्वारा जो कर्ज और समय समय पर करों की छूट भी देनी चाहिए। राजा के द्वारा जो उन पे कर्ज लगाया जा रहा है, वो कर्ज को समय समय पर कुछ छूट भी देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग घरों में बिजली यूज करते हैं, तो उसका जो बिल आता है तो उस पर ब्याज वगैरह लगता है, तो फिर आता है कि 2 महीने 4 महीने पे आता है कि उस पर छूट होता है। तो ऐसे उन्होंने भी कहा कि जो राजा के द्वारा कर्ज जो लगाया जाता है उस पर समय समय पर करों पे छूट भी देनी चाहिए, उनको छूट भी देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आगे कहते हैं कि सिंचाई के लिए तालाब और कुओं का निर्माण करना। ठीक है, और सिंचाई के लिए उनको तालाब और कुओं का निर्माण भी कराना चाहिए, बांधों का प्रबंध कराना आदि राजा के अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य में शामिल होने चाहिए। और आज भी जो कर्तव्य होंगे, जो सामाजिक के और गांव के लोगों के कृषि में सहयोग होंगे, वो सारे कर्तव्य उसमें और भी शामिल होने चाहिए, और भी बातें मतलब होनी चाहिए उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे, अगला हमारा है दास प्रथा के संबंध में। उनका जो दास प्रथा के संबंध में क्या विचार था, ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो दास प्रथा के संबंध में जो कौटिल्य का विचार था, कौटिल्य दास प्रथा के कट्टर विरोधी थे। अर्थात वो जो दास प्रथा है उसके कट्टर विरोधी का मतलब हो जाता है कि उसके बहुत बड़े विरोधी, मतलब दास प्रथा से बहुत वो विरोध करते थे। उनका मानना था कि दास प्रथा मानवता के विरुद्ध और अवैध है। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो दास प्रथा है वो मानवता के विरुद्ध और अवैध है। अपनी पुस्तक में उन्होंने कट्टर विरोधी किया था, अर्थात अपनी पुस्तक में इन्होंने कट्टर विरोधी किया था। आगे वह कहते हैं, उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अपना दास बनाने के लिए विवश करता है तो उस स्थिति में बाध्य करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दी जाए। उनका यह मानना था कि अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उसको दास बनाता है और अपना दास बनाने के लिए विवश करता है और मजबूर करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। इनका ऐसा मानना था। तो उनका दास प्रथा के संबंध में जो विचार था यही था। दास प्रथा के संबंध में यही विचार था कि वो उससे बहुत कट्टर विरोधी थे दास प्रथा के, और वो उनका मानना था कि दास प्रथा अगर कोई ज़बरदस्ती विवश करता है दास बनाने के लिए तो उसे कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। आगे हम देखेंगे दोस्तों, लास्ट है हमारा सामाजिक सुरक्षा। तो जो सामाजिक सुरक्षा के देखते हुए उनका क्या विचार था दोस्तों, देखेंगे हम कि सामाजिक सुरक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे। तो वो कौटिल्य के अनुसार दोस्तों बताएगा कि कौटिल्य के अनुसार राज्य को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक कार्य, जैसे संकट के समय गरीबों की सहायता। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक कार्य, जैसे संकट के समय गरीबों की सुरक्षा, ठीक है, गरीबों की सहायता हेतु संस्थाओं की संस्थापना, मतलब उनकी सहायता के लिए स्थापना, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ हो गया तो जैसे हॉस्पिटल वगैरह, चिकित्सालय, इनकी स्थापना। वृद्ध और अपाहिज व्यक्तियों के लिए, ठीक है, वृद्ध और अपाहिज व्यक्तियों के लिए आश्रम की व्यवस्था, यानी आराम करने के लिए व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, होना चाहिए। आगे हम देखेंगे और क्या कहते हैं कि बेरोजगारों व्यक्तियों के लिए उचित रोजगार का प्रबंध, अर्थात जो बेरोजगार हैं, घर पर उनके लिए काम नहीं, उनके लिए उचित रोजगार का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, अति आवश्यक है। गरीबों और कामगार लोगों को उनके परिश्रम के बदले उचित मजदूरी दिलाना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। ये भी बात सही है। अगर जो कोई गरीब और काम करने वाले लोग हैं, उनके जो परिश्रम कर रहे हैं, उनको उस परिश्रम का उचित मूल्य भी मिलना, यह बहुत बड़ी अपना एक आप में कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे और क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कौटिल्य के मत से यदि हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो पाएंगे तो मतलब कि अर्थशास्त्र का
राज्यशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। अगर हम कौटिल्य के मत के अनुसार अगर समझें अर्थशास्त्र को, तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह राज्यशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। और आगे कहते हैं कि क्योंकि एक विशेष राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आर्थिक गतिविधियों का संपादन तथा साधनों का सदुपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक विशेष राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आर्थिक गतिविधियों का संपादन तथा साधनों का सदुपयोग किया जाता है। यही कारण है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी, ठीक है, और यही सब कारणों की वजह से ही कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है एक तरह से राजनीतिक शास्त्र भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कौटिल्य के जो आर्थिक विचार थे उसके बारे में मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया है। तो आप अगर इससे इतना भी, अगर इसमें से थोड़ा सा भी लिखेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर पर्याप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नए क्वेश्चन के साथ जो हमारे मिड टर्म एग्जाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।